हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडिस क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसटी नंबर 308। चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं 76, राइट, विच इज रिलेटेड टू एरर। काफी ज्यादा ये तंग करता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जान लेने के बाद सारे प्रॉब्लम्स शॉर्टर। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या रहा है, शी रिगार्ड्स। ओके, शी रिगार्ड्स, व्हाट इज द मीन ऑफ रिगार्ड्स? Regard. Okay, if we talk about regard, what is regard and what is the difference between regards? Right, यहां पे दे रहा है she regards, ये आपका V1 and V5 है। obvious according to singular, इसे भी singular बनना पड़ेगा, मतलब यहां पे सही है। Negotiating prices with customers. Okay, बहुत सारे customers हैं, right? As her special expertise. Okay, expertise already special है, तो what is the need to use special over there? समझे बात को? As her एक्सपर्टाइज, एक्सपर्टाइज मतलब कि वो तो एक्सपर्ट होगा। एक्सपर्ट का मतलब कि उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होगी जो औरों से हटकर होगी। एक्सपर्टाइज मतलब वो इसमें एक्सपर्ट है, सो वी कांट से स्पेशल एक्सपर्टाइज, राइट। हर एक्सपर्टाइज इज अ करेक्ट वर्ड, राइट। तो इसमें एक एरर है। नेक्स्ट 77, the redevelopment project is aimed not just, okay, aimed का मतलब क्या है? यहां पर जब भी aim को हम लोग यूज करते हैं is aimed, तो यहां एक preposition यूज होना चाहिए aimed at, right? क्योंकि जिस चीजों पर भी हम लोग aim करते वहां पर एक preposition होना चाहिए कि वो उस पर एम किया जा रहा है। That's why we will have to use aim at, right? अगर मैं किसी पर हंस रहा हूं तो what would be होगा? I laugh at someone, right? Someone. So laugh at ये एक एम को दर्शाता है। दैट्स वाई हम लोग जिस चीज़ों को किसी पर करते हैं, किसी की मजाक उड़ाने के लिए या किसी पर एम करने के लिए, देयर यू शुड यूज प्रीपोजिशन एट, राइट। तो यहां पर ये मिसिंग है, दैट्स वाई दिस शुड बी योर एरर। नाउ नेक्स्ट 78, आई मेट द जेंटलमैन टुडे मॉर्निंग on my way to the market. Now very good question. Always क्या होता है कि जब भी हम किसी भी चीज़ों को या किसी भी पर्सन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहां पर हमें आर्टिकल लगाना चाहिए। आर्टिकल, लेकिन कौन सा? डेफिनेट नहीं, इनडेफिनेट। सपोज मैं कल एक आदमी से मिला, राइट? सो दैट विल बी व्हाट? यस्टरडे आई met a man, right? A man. अब ये फुल स्टॉप, करेक्ट, फुल स्टॉप। अब इस मैन की फिर से अगर दोबारा चर्चा होगी, यहां पर इस मैन का इंट्रोडक्शन हो रहा है और ये मैन का इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो अब ये फुल स्टॉप के बाद आप अगर इस मैन की दोबारा चर्चा करेंगे, देन यू विल हैव टू यूज आर्टिकल दी। द मैन वॉज माई फ्रेंड, द मैन वॉज my friend, right? तो ये फिर से रिपीट हो रहा है और इसकी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। अगर इस टाइप से सेंटेंस लिखा होता है, yesterday I met a man who was driving a car, right? Was driving a car. यहां पर ये कार भी
आर्टिकल ए लेगा बिकॉज इसका भी इंट्रोडक्शन हो रहा है उसी मैन के साथ में। अब इन दोनों को अगर मुझे लिखना है वंस अगेन, तो द मैन who was driving the car was my friend, right? तो यहां भी हम लोग देख रहे हैं I met the gentleman। the gentleman मतलब इसकी चर्चा पहले हो चुकी होगी। today morning on my way to the market, लेकिन इससे पता चल रहा है कि इसकी चर्चा नहीं हुई है, that's why ये आर्टिकल डी नहीं होगा, राइट? आर्टिकल ए, आई मेट अ जेंटल मैन, नॉट मैन, जेंटल मैन, राइट? आई मेट अ जेंटल मैन टुडे मॉर्निंग। टुडे मॉर्निंग भी गलत है, इसको हम लोग दिस मॉर्निंग करते हैं, राइट? टुडे मॉर्निंग भी नहीं लिखते हैं, इसमें ये भी एरर है, इसको देख लीजिएगा। दिस मॉर्निंग लिखा जाता है क्योंकि हम लोग देखते हैं कि टुडे मॉर्निंग, टुडे afternoon, today evening, and today night। तो इस टुडे मॉर्निंग को हम लोग दिस मॉर्निंग बोलते हैं। दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, दिस this evening, and today night को tonight, right? I'm going there tonight, I'm going there today night, no, right? I will come today morning, no. I'm coming today morning, no. I'm coming this morning, या this afternoon or this evening। अगर yesterday की बात करते हैं तो yesterday मॉर्निंग सही है, राइट? yesterday आफ्टरनून भी सही है, एंड yesterday इवनिंग भी सही है, बट yesterday नाइट नहीं होता है, इसे हम लोग लास्ट नाइट बोलते हैं। और टुमारो से जो भी रिलेटेड होगा वो सब के सब सही होंगे, राइट? टुमारो मॉर्निंग, इवनिंग, टुमारो आफ्टरनून, राइट? एंड टुमारो नाइट। इसमें हम लोग नेक्स्ट नाइट नहीं करते हैं, टुमारो नाइट। तो ये है टुडे के लिए, ये है येस्टरडे के लिए, और ये है आपको टुमारो के लिए। इसमें भी प्रीपोजिशन से जो एरर्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो प्रीपोजिशन दिए रहते हैं, आई विल गो, राइट, इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जाऊंगा, या आई एम, या मैं सुबह में जाता हूं, आई गो, या गेट अप, आई गेट अप early in the morning, right? I get up early in the morning। लेकिन अगर ये this morning होता, I get up early this morning, ये इससे पहले this यूज होता तो फिर preposition भी यूज नहीं होगा। I get up early this morning, right? In this morning, no। इसके बारे में विस्तार से अगर जानना चाहते हैं तो हमारे क्लासेस हैं preposition से रिलेटेड। come and learn these concepts which would be very helpful for your respective exams, okay? So now अब हम लोग आगे देखते हैं। इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि ये फर्स्ट में ही हमें समझ में आ गया
तो अगर दो में एरर्स होते हैं तो फर्स्ट में ही अगर हमें समझ में आ गया तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपको फिर बाद में देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी. यू आर डैम श्योर कि दिस इज़ एन एरर, राइट. तो इसी में हम लोग फाइंड आउट करके टिक लगा करके आगे चल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट 79. Internet cafe owners fear that a police crackdown may cause dash damage to their business. Okay, a police crackdown may cause dash damage to their business. अब यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं. Irreparable, okay. Next, eternal, untold and reparable. ये दोनों एक दूसरे के अलग अलग हैं, opposite है, right. Irreparable and reparable, right. So what would be the best option? Exactly, the best option would be irreparable. This is right. जिसका मतलब होता है जिसे सुधारा ना जा सके, राइट. इररिपरेबल. और रिपरेबल मतलब जिसे सुधारा जा सके, जिसे सुधारा जा सके, राइट. Eternal means मतलब लगातार. You can say लगातार, और you can say निरंतर, right. Eternal. And untold जो कहा नहीं गया हो. So next हम लोग इसको देखते हैं. Internet cafe owners fear, डरता है, that a police crackdown. What is the meaning of crackdown? अगर आप crackdown का मतलब नहीं जानोगे तो इसका सेंस बिल्कुल भी नहीं निकल पाएगा, राइट. सो crackdown का मतलब होता है कार्रवाई करना, राइट. कार्रवाई करना, राइट. तो इंटरनेट कैफे ऑनर्स फियर दैट अ पुलिस क्रैकडाउन, पुलिस का क्रैकडाउन कार्रवाई करना, मे कॉज इररिपरेबल मतलब जिसे सुधारा ना जा सके, डैमेज टू देयर बिजनेस, राइट. तो ये इररिपरेबल. अब आपको सेंस समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है कि पुलिस की अगर कार्रवाई होती है तो ऐसा कॉज हो सकता है कि हमारे बिजनेस को के डैमेज को फिर से सुधारा नहीं जा सके, राइट. नाउ नेक्स्ट 80 में कह रहा है वी हर्ड दैट द रिचर्ड्स डैश देयर हाउस रिसेंटली. अब इसमें कौन सा टेंस होगा? यहां दे रहा है विल शिफ्ट, आर शिफ्टिंग, हैड शिफ्टेड एंड हैव शिफ्टेड. लेकिन हमारे पास क्या है? रिसेंटली, राइट. रिसेंटली के लिए एप्रोप्रिएट होगा हैड, क्योंकि वी हर्ड मतलब कि जो हो चुका है. तो वी हर्ड मतलब ये एक शॉर्ट पास्ट है, राइट. शॉर्ट पास्ट. दैट द रिचर्ड हैड शिफ्टेड, हैड shifted their house recently. मतलब कि ये जो काम हुआ होगा ये लॉन्ग पास्ट है और ये जो सुनने का काम है अभी अभी है, राइट. तो ये ऑलरेडी पास्ट में है, तो आगे का जो इवेंट है वो तो इससे भी ज़्यादा पास्ट होगा. तो इसीलिए हम लोग जब दो क्लॉज को लिखते भी हैं एक साथ, वो सेंटेंस जैसे कि द ट्रेन हैड started right before I reached, right. तो ये had started मतलब कि पहले खुली,
पहला ये लॉन्ग पास्ट हुआ, पहले खुल गई, मेरे पहुंचने से, मेरा पहुंचना भी एक पास्ट है और ट्रेन का स्टार्ट होना भी पास्ट, मतलब कि ये पहले हुआ और ये बाद में, दोनों ही पास्ट है। लेकिन ये इसके कंपैरिजन में लॉन्ग पास्ट हो गया, मतलब ये पहले, इससे पहले हुआ, तो हम लोग हैड को यूज करते हैं, राइट। तो कभी भी ऐसा दो पास्ट साथ में आए तो जो पहले आपके करंट, जैसे कि ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट से तुरंत सटे हुए ये पास्ट होगा और उसके बाद वाला ये पास्ट, मतलब कि सबसे पहला ये काम हुआ तब ये काम हुआ, राइट। तो पहला काम होने वाला जो लॉन्ग पास्ट होगा उसमें हम लोग हैड को यूज करते हैं, और जो दूसरा उसके बाद हुआ होगा वो हम सिंपल पास्ट इंडेफिनिट से यूज करते हैं, राइट। तो वी हर्ड, ये पहले ही क्लू दे दिया, ओके, दैट की द रिचर्ड अब देयर हाउस रिसेंटली, तो जो भी होगा ये सुनने के बाद, ये सुनने से पहले ही ये काम हुआ होगा, दैट्स वाई ये लॉन्ग पास्ट होगा, ये शॉर्ट पास्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हैड शिफ्टेड। नाउ नेक्स्ट 81, our teacher encouraged dash sitting the peon to music। very good, our teacher encouraged, राइट। अब ये इनकरेज किसे करता है? ही, हिज, हिम। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस दोनों है, और एक ही इज भी है, राइट। ये ही अपोस्ट्रॉफी एस, इसका मतलब है ही प्लस इज, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सिटिंग है, दिस इज व्हाट सिटिंग, ये वर्ब नहीं है, राइट। ये वर्ब नहीं है, ये V4 की तरह लग रहा है, बट दिस इज व्हाट, ये बताने की ये कोशिश कर रहा है कि ये दिस इज नाउन इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट मतलब कि यहाँ पे पोजीशन होना चाहिए, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन को साथ में यूज नहीं कर सकते। ही सिटिंग, नो, रॉन्ग होगा। हिम सिटिंग, ये ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर नाउन पे सिर्फ और सिर्फ आ सकता है हिज सिटिंग, उसका बैठना, राइट, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ चर्चा का विषय, दिस इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ कंसिडरेशन। सो यहाँ पर हम लोग एज अ वर्ब इसको ट्रीट नहीं करेंगे, एज अ नाउन, और नाउन पे पोजीशन बताने के लिए पॉजिटिव केस का यूज होगा। आवर टीचर इनकरेज करता है किस चीज को? ऑलवेज किसी नाउन को ही इनकरेज करेगा। तो नाउन कैसा था? तो नाउन एक एक्शन था, राइट, लेकिन वो एक्शन उस वक्त हो नहीं रहा था, वो एक्शन एक चर्चा का विषय है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं स्मोक, राइट, तो ये स्मोक जो है एक एक्शन है, वॉक जो है एक एक्शन है, लेकिन अगर इसको चर्चा का विषय बनाना है तो इसको नॉन इक्विवेलेंट करना होगा। तो ये या तो इन्फिनेटिव टू वॉक या फिर जेरेंड वॉकिंग, राइट, इन दोनों के रूप में ले जाना होगा। तो टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ, या वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। तो अब अगर मुझे बोलना है तुम्हारा टहलना एक अच्छा है हेल्थ के लिए, तो योर वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, योर एक्सरसाइज, योर एक्टिविटी, जितने भी चीज़ें हैं हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे उसका बैठना, राइट, तो हिज सिटिंग द पियोन टू म्यूजिक, आवर टीचर इनकरेज हिज सिटिंग द पियोन टू म्यूजिक, राइट। तो ये यहाँ पर हिज को यूज करेंगे, ना कि हिम, ही एंड नहीं, राइट। नेक्स्ट, नाउ यहाँ पर हमारे पास क्या है? 4 alternatives हैं, चूज द वन which best expresses the meaning, right? Now, admonition. अब admonition मतलब what? Admonition मतलब this is not admission, पहले ये कट गया, right? And
इसका मतलब जो होता है वो है चेतावनी। गेटिंग? एडमोनिशन मीन्स चेतावनी। अब देखो क्या है, अगर मैंने इसको बता दिया कि इसका मतलब चेतावनी है, तो ऑल ऑफ सडन आप लगा सकते हो कि क्या होगा इसका, राइट? रीजन भी नहीं होगा। गॉट इट? हिंड्रेंस का मतलब बाधा होता है, राइट? बाधा। डायरेक्ट ये जाएगा वार्निंग पे, वार्निंग का मतलब चेतावनी, तो एडमोनिशन मतलब वार्निंग, राइट? सो डी वुड बी राइट। नाउ 83, डेलिनेट। डेलिनेट मीन्स व्हाट? अगर मैं इसका मीनिंग बताता हूँ तो ये आप ऑल ऑफ सडन इसको आप लगा लोगे, राइट? डेलिनेट का मतलब होता है वर्णन करना, वर्णन करना। अब आप ऑल ऑफ सडन इसको बोलोगे कि सी वुड बी द आंसर। एक्सप्लेन। आर्ग्यू का मतलब बहस करना। पोर्ट्रे का मतलब किसी चीज़ों को पोर्ट्रे करना, मतलब किसी पिक्चर को या किसी भी चीज़ जो आपको दिखती है उसको बताना, रिप्रेजेंट करना, राइट? तो ये भी नहीं होगा। एक्सपैंड का मतलब विस्तार करना, एक्सपैंड। लेकिन एक्सप्लेन का मतलब होता है वर्णन करना, एक्सपैंड का मतलब विस्तार करना, विस्तार। सो एक्सप्लेन वुड बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है? ऑपोजिट, राइट? डायनेमिक। डायनेमिक का ऑपोजिट क्या होगा? सबसे पहले डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सक्रिय, राइट? सक्रिय। तो अब स्टैटिक। व्हाट इज द मीन ऑफ स्टैटिक? स्टैटिक का मतलब होता है अचल, यू कैन से, जो मोशन में नहीं है, नॉट इन मोशन, नॉट इन मोशन, राइट? स्टूपिड, सब लोग जानते हैं स्टूपिड का मतलब क्या होता है, राइट? स्ट्रेंज, विचित्र, राइट? सो स्ट्रेंज भी नहीं होगा। एंड स्टाउट। स्टाउट आप कह सकते हो, इसको हम लोग मोटा भी कह सकते हैं, और जिसको कहते हैं जाइंट, विशाल, ये सिनोनिम्स हो सकता है, या मजबूत, स्ट्रॉन्ग, ये भी सिनोनिम्स हो सकते हैं, राइट? तो नाउ डायनेमिक का मतलब है सक्रिय, मतलब इन मोशन। So what would be the opposite? Static. It would be the opposite, not in motion. Heinous. Heinous का मतलब heinous crime, बहुत ही घिनौना crime, right? बुरा crime, right? You can say extremely bad, right? So attractive, beneficial, amicable and gracious. Attractive का मतलब attract करना, no. Beneficial का मतलब benefited, no. What is the mean of gracious? हो सकता है यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा हो. What is the mean of gracious? Gracious का मतलब होता है दयालु, right? Gracious मतलब दयालु. तो heinous मतलब extremely bad और gracious मतलब दयालु. This would be the antonyms, right? Opposite the meaning of heinous, right? Amicable मतलब, amicable is you can say friendship, friendly behavior, right? So amicable भी नहीं होगा, beneficial भी नहीं और attractive भी नहीं. So gracious would be the exact antonyms. Now next 86. भाई इसमें तो बोल रहा है करेक्ट स्पेलिंग. ये सारी चीज़ों को आप लोगों को करना पड़ेगा. करेक्ट स्पेलिंग बहुत ही कम ऐसे वर्ड्स आप लोगों के सिलेबस में है जिसके स्पेलिंग ही पूछी जाती है मिस स्पेल्ड में. तो उसको एक बार आप लोग देख लीजिए अपने सिलेबस में कि किस तरीके से, जैसे बिगनिंग है, टू
डबल इन हो जाता है, या फिर मिसचीवियस है, या फिर मिसलेनियस है, ये सारे वर्ड्स हैं जो कि फ्रीक्वेंटली आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, राइट। सो नाउ व्हाट वुड बी द राइट स्पेलिंग ऑफ दिस वन? क्या होना चाहिए? इंटर तो सबका सही है, राइट राइट, ये गलत है, इंटर एंड ये भी गलत हो गए, राइट। अब बचे दो, राइट, इंटर इंटर। अब इंटरमिटेंटली इसके लिए आप लोगों को रूट सफिक्स प्रीफिक्स बिल्कुल करना पड़ेगा, राइट। अगर आपको बोला जाता है कि कैटरैक्ट, तो कैटरैक्ट का मतलब क्या होता है? ये CATT ए, कैटा नहीं, दिस इज व्हाट कैटरैक्ट, क्योंकि कैट का मतलब होता क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ कैटा? कैटा का मतलब होता क्या है? कैटा का मतलब होता है डाउनफॉल, डाउनफॉल। तो इसी से जितने भी वर्ड बने हैं वो सब में ये कैटा यूज होंगे, जैसे कैटेस्ट्रॉफी, कैटेस्ट्रॉफी, तो ये कैटेस्ट्रॉफी इसमें भी कैटा है, राइट। कैटरैक्ट इसमें भी कैटा है, राइट। तो ये सारे आप लोग को जानना पड़ेगा। जैसे कि लेक्ट, LECT, तो वेदर यू से सेलेक्ट और इलेक्ट, ये इसकी स्पेलिंग यही होगी। इन दोनों का मतलब चूज ही होता है, राइट। मतलब कि लेक्ट का व्हाट इज द मीन ऑफ लेक्ट? चूज, राइट। So inter is good, mitently, intermittently would be the right option. Now next, 87. The young servant goes about, idioms and phrase, goes about, come about, ये सब होते हैं, right? Goes about with the old master. So what is the mean of goes about? This is very, goes about का मतलब होता है go around, मतलब go around. And if we talk about come about, so come about का मतलब होता है happened, happen, right. जैसे लिखा how did it come about, how did it come about, मतलब इसका how did it happened, how did it happen, right. So how did it come about, how did it happen, कैसे हो गया, ये कैसे हो गया. So आप लोगों को ये phrases भी जानने बहुत ज़रूरी है, phrases and idioms, so that it will be convenient for you to give the answers, right. So the young servant goes about मतलब goes around with the old master, right. So D would be the appropriate answer. Now next, after getting a severe scolding, डांट पड़ी from his mother, माँ से, रघु got down to the business. अब got down to the business, very good. अब इसका मतलब क्या हो सकता है? Begin to work seriously, joined his father's business, started a business, and became business-like. Okay, so after getting a severe scolding from his mother, Raghu get down to his business. Got मतलब get, इसका V2 होता है. So get down to business. Get down एक verb है. Get down, लग जाना, start करना, right? Start करना, get down. So begin, start किया, to work seriously. A would be your answer, right? Now next, to lie in one's power. ये lie का मतलब बहुत ज़्यादा होता है. lie means झूठ भी बोलना, lie means डालना भी, lay means भी डालना, या I mean जैसे lay the foundation stone, नींव डालना. तो ये सारे चीज़ों को आप लोग देख लेंगे. एक ये भी होता है, ये एक
ये भी होता है, और एक LAY भी होता है। किसी का पास्ट V2 जो होते हैं वो ले भी होते हैं, जिसका किसी का V1 ले होता है, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, राइट। तो इसको आप लोग देख लेंगे। टू लाई इन वंस पार, इसका मतलब होता है टू बी अंडर द बेस्ट ऑफ वंस रीच, टू बी अंडर द बेस्ट वंस रीच, मतलब अधिकार में होना या समर्थ होना, यू कैन से अधिकार में होना, राइट। नाउ नेक्स्ट 90, अ प्लेस वेयर, इसमें हमारा क्या है, ऑल्टरनेटिव्स, मतलब यह है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, म्यूजियम बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट, पहले ही वो एलिमिनेट हो गया। नाउ सेलर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलर, SELLAR। सेलर का मतलब होता है स्टोरेज स्पेस वेयर वाइन्स आर स्टोर, राइट। अब सेल्फ, दिस इज वेरी कॉमन, राइट, ये भी नहीं होगा। आर्चीव वुड बी द बेस्ट आंसर। तो जब आपको अगर नहीं लगता है कि व्हाट वुड बी द बेस्ट आंसर, तो एलिमिनेट भी कर करके हम लोग इसके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, दैट वुड बी आर्चीव। नाउ नेक्स्ट 91, वन हु वॉक्स ऑन रोप, बिल्कुल हम लोग हमेशा देखते हैं कुछ लोग रोप पे वॉक करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट, तो उसे हम लोग एक्रोबेट बोलते हैं, राइट। स्टंट मैन, नो, स्टंट दिखाने वाला, राइट, स्टंट मैन बोलते हैं। अपहोल्स्ट्रेटर, अपहोल्स्ट्रेटर का मतलब होता है प्रोवाइड furniture with padding, spring, webbing and cover, right. So अपहोल्स्ट्रेटर का मतलब जो घर के सारे सामान को इकट्ठा करता है, जुटाता है, घर के सामानों को, सामग्री, राइट। राइट, तो इसको आप लोग लिख लीजिए ताकि आप लोग भूले नहीं, राइट। ये बहुत ही आई मीन इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ये हमेशा पूछे जा रहे हैं आजकल के फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में, कि वन हु वॉक्स ऑन रोप उसको क्या कहते हैं, तो एक्रोबेट, राइट। एंड अपहोल्स्ट्रेटर को क्या बोलते हैं, एंड स्टंटमैन आप लोग जानते होंगे, एविएटर, दिस इज वेरी कॉमन। एविएटर क्या होता है, एविएटर वायुयान चालक को एविएटर बोलते हैं, राइट। सो दिस इज वेरी कॉमन, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट 92, द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस, वेरी गुड। फर्स्ट मॉडल ऑफ ए न्यू डिवाइस, उसको क्या बोला जाता है, सो स्कल्पचर पता है किसे हम लोग बोलते हैं, स्कल्पचर, स्कल्पचर प्रतिमा को बोलते हैं, मूर्ति। फोटोग्राफ, यू नो, ये दोनों ही एलिमिनेट हो जाएंगे। नाउ बचे आइकन और प्रोटोटाइप। सो प्रोटोटाइप वुड बी द बेस्ट आंसर, नॉट आइकन, राइट। आइकन सिंबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 93,
इसमें हम लोगों का सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, इसको देखते हैं। जो हमारा अंडरलाइन किया हुआ है इसे हम लोगों को इम्प्रूव करना है। कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज ऑफ registration of the workshop before you enter the hall, right? अब ये formalities of registration, what would be? That would be C, formalities of registration for, not of, right? Now next, 94. He parked his vehicle under the shade of a tree. What would be? अगर under है तो under the tree is good. Under the tree. Look, एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, under, below and beneath, ये दोनों का मतलब नीचे होता है, right? But what is the meaning of under? What is the meaning of below? Below का मतलब होता है जैसे rank, right? Dignity, position, ये सब में हम लोग below को यूज करते हैं, right? Under और beneath में जो abstract, ज़्यादातर abstract most of the time चीज़ों के लिए below का यूज किया जाता है। Under और beneath, just suppose ये एक टेबल है, राइट? यहाँ पर कोई चीज़ रखी है टेबल के नीचे जो कि टच में नहीं है, और यहाँ पे भी कोई चीज़ है जो कि वो नीचे तो है लेकिन वो टच में है सरफेस से, राइट? सो दैट वुड बी व्हाट, ये होगा beneath और ये होगा under, राइट? ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। सपोज कोई एक ट्री है, राइट? एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है और इस पर शेड है, इधर से सन रेज और ये शेड में है, तो ये शेड उसके टच में होगा। एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है जो कि शेड में नहीं है, सिर्फ पेड़ पे है जो कि टच में नहीं है, राइट? सो इसके लिए हम लोग अंडर को यूज करेंगे, अंडर द ट्री, बट यहाँ पर बेनिथ को यूज करेंगे, बट दैट विल बी व्हाट, बेनिथ द शेड ऑफ ट्री, of tree. I hope you understand. समझ गए होंगे, right? So that would be what? Beneath. Beneath would be the right option. Now 95. Exercise is benevolent to good health. Bene का मतलब ही होता है good. Bene या born, right? इसी से बना है benevolent, राइट? या बोनाफाइड, बोनाफाइड। तो ये whether we say बोना, बोनांजा, बोना, ये सारे हैं, बेनेवोलेंट, बेनिफिशियर, बेनिफिशिएंट, ये सारे मतलब गुड, इन सब का मतलब क्या होता है? गुड, अच्छा, राइट? एक्सरसाइज इज बेनेवोलेंट टू गुड हेल्थ, तो व्हाट वुड बी बेने मतलब? दैट वुड बी बेनिफिशियल और बेनिफिशिएंट। यहाँ पे दोनों चीज दिया हुआ है, राइट? बेनिफिशियल भी और बेनिफिशिएंट भी, बेनिफिशियल एंड बेनिफिशिएंट। सो क्या होना चाहिए? इसमें नो इम्प्रूवमेंट होगा, राइट? कोई जरूरत नहीं है इसको इम्प्रूव करने की। एक्सरसाइज इज बेनेवोलेंट टू गुड हेल्थ, मतलब बेनेवोलेंट मतलब गुड टू गुड हेल्थ, राइट? एक्सरसाइज अच्छा है अच्छे हेल्थ के लिए। ना नेक्स्ट, यहाँ पर हमारे पास एक आरसी है जो कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ये फैक्ट्स एंड फिगर पर बेस्ड नहीं है, दिस इज बेस्ड ऑन फिलॉसफी, राइट? नाउ इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है द प्रिजनर अवेटेड हिज चांस, अवेटेड हिज चांस, अवेटेड का मतलब इंतजार करना, अगर वेट होगा तो
द प्रिजनर वेटेड फॉर हिज चांस. वेट के साथ में फॉर का यूज करेंगे, अवेटेड के साथ में कोई भी preposition यूज नहीं किया जाता है. द प्रिजनर अवेटेड हिज चांस. For 3 solid years, he had schemed for this opportunity. Right. Now that escape seemed so near at hand. 3 साल उन लोगों को रखा गया. अब that escapes seemed to near at hand. अब भागना ही उन लोगों को पड़ेगा. Escape का मतलब होता है भागना. Now that escape seemed to near at hand. Those 3 years lost some of their monotony. वो 3 साल उन लोगों ने लॉस किया. मोनोटोनी का मतलब होता है स्टीरियोटाइप, मतलब एक जैसी ही जिंदगी. But he would never forget the lashes, मतलब चाबुक की मार. lashes का मतलब जो उन पे जो जुल्म किए गए होंगे. The close confinement मतलब सीमा से बंधे हुए. द क्लोज कन्फाइनमेंट, लो डाइट, बेकार की डाइट, एंड वॉज और उससे बुरा, स्टिल द मेंटल स्ट्रेन ऑफ दोज ब्लैक डेज, और मेंटल स्ट्रेन्स उस बहुत बुरे दिन का. सडनली द वार्डन डिड वॉट ही हैड होप्ड. सडनली वार्डन जो है करती है जो वो उन्होंने आशा किया था. He stopped to unlock the lower padlock. He stopped to unlock the lower padlock. मतलब padlock का मतलब ताला लगाना. He stopped to unlock. उसने रोक दिया unlock करने से, ताला लगाने से. Right. With a dull thud. थोड़ा सा धमाका. Thud means धमाका करना. He slumped. मतलब गिर गया. He slumped forward with keys in his hand. जो उसके हाथ में था और वो उस पे वो गिर गया. कीपर. Swiftly the prisoner seized his key. और prisoner जो था वो वार्डन के हाथ से की को छीन लिया. Unlock the cell और unlock करता है सेल को. And ran into the courtyard और courtyard की तरफ भागता है. It took him 4 seconds. ऐसा करने में सिर्फ 4 ही सेकंड लगते हैं. टू रीच द रोप लैडर, जो सीढ़ी बनी है रस्सी की, वहां तक भागने में. सीक्रेटली प्लेस्ड देयर बाय हिज अकम्प्लिश, जो उसके सह अपराधी ने उसको सीक्रेटली बना करके रखा था. 5 more to clamber over the wall, और भी उसके साथ साथ चढ़ जाते हैं वॉल पर. And 3 more to jump into the waiting car to be risked, और 3 उसमें से कूद जाते हैं. वो जो कार उनका बाहर में वेट करती है, फुर्ती से आती है. विस्क का मतलब होता है फुर्ती से लाना. कार आई. अवे टू फ्रीडम, जो उनको फ्रीडम की तरफ ले जाती है. राइट, मतलब वहां से भगा ले जाती है. Even though, हालांकि, he was guilty, वो मतलब के जुर्म में था. He was guilty. The prisoner felt he had paid for his crime. लेकिन वो प्रिजनर सोचता है कि 3 साल मैंने दे दिया अपने क्राइम के लिए, अब मुझे नहीं देना. For the man he had robbed 3 years ago, जो 3 साल पहले किया था, was still a millionaire. The man he had robbed 3 years ago, मतलब कि 3 साल पहले जहां उसने डकैती की थी, जिसके जगह डकैती की थी, वो अभी भी मिलेनियर है. राइट, गुड. अगर ऐसा ही सारे क्रिमिनल सोचने लग जाए तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होगा. राइट, खुद से सजा डिसाइड करेंगे और खुद से छुटकारा लेंगे. चलिए आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. 96. फॉर व्हाट crime had the prisoner been punished? Murder, arson, robbery and kidnapping. Obvious बात है, kidnapping. Right? So what it be? Kidnapping. जैसा कि हम लोगों ने देखा. Robbery. When had the crime been committed? Just before the escape? 3 years earlier? Long ago? Day earlier? Obvious बात है. Next में when had the crime been committed, मतलब 3 years
ago. I mean 3 years earlier. Right? 3 साल पहले किया था. Now next. Who slumped forward with a dull thud? Obvious सी बात है. The warden, not the prisoner. How many seconds did? Okay, you can say 4 seconds. What did the prisoner suffer the most during imprisonment? Loss of freedom, mental strain, physically torture, and absence from his family. क्या था? Mental strain. I hope कि आपको ये RC समझ में आया होगा और आपने all of a sudden सारी चीज़ों का आंसर भी दिया होगा. Right? If you have any query related with this RC or this ST number 308, so please log in www.redxvideoclasses.com या फिर कॉल कर सकते हैं और अपने क्वेरी के बारे में जान सकते हैं. Thank you very much.